हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की क्विक से रिवीजन लेंगे। बहुत ही क्विकली मैं चैप्टर डिस्कस करूंगी, मेन पॉइंट्स क्या है वो बताऊंगी। साथ साथ में मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ताकि आप साथ साथ में एक वीडियो देखें और उसके साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। सिंगल वीडियो में सारी चीजें कवर करूंगी, क्विक से रिविजन करेंगे हम क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। देखो, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है वो है दो लॉज। ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसके लॉज होते हैं? ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दो लॉज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी जो टोटल मास है दैट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। यहाँ लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी से इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी सबके पास होती है और वहां से आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लॉ है ये। इसके बाद क्या है दूसरा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है दैट एलिमेंट इन अ केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। हमेशा एलिमेंट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये हो गए दो लॉज। अब बात आती है कि किस किस ने ये लॉज दिए। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा, प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पहला लॉ था वो किसने दिया था? वह लेवॉइजर ने दिया था। ऊपर साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साइंटिस्ट के नेम से ये लॉज आ सकते हैं। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। लेवॉइजर, इसने फर्स्ट वाला लॉ दिया यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जॉन प्राउस्ट या फिर जॉन एल प्राउस्ट, या फिर आप प्राउस्ट तक भी याद कर लेंगे तो बहुत है। ये लॉ किसने दिया था? लॉ प्राउस्ट ने दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दो चीजें हो गई हमें लर्न, इतनी बात। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के अगले पेज पे आते हैं। फिर आता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में रिसर्च करी और देखा कि कैसे एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में थ्योरी के क्वेश्चंस भी बताऊंगी और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो ये आता है कि व्हाट वर द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी इसके क्या क्या पोस्टुलेट थे, तो एक बार फटाफट वो भी देख लेते हैं। क्या थ्योरी थी? एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी हमारे फर्स्ट लॉ में भी प्रूव हुई कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि ये जो लॉ है, जो डाल्टन का सेकंड लॉ है, ये किसके साथ मैच करता है? ये पिछले वाले लॉ के साथ मैच करता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। डाल्टन ने भी यही चीज बोली कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है, विच लॉ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिजेंबल्स टू दैट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। मैंने अभी क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स, एक एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट तरीके से होते हैं। अच्छा, अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैंने डिटेल में भी बना रखी है। यहाँ पे मैं एक क्विक सी रिविजन ले रही हूँ ताकि आपको एक ब्रीफिंग सी मिल जाए। ठीक है, डिटेल में चैप्टर आई होप आपने पहले देख लिया और पहले वीडियोस बना रखी थी मैंने इसकी। यहाँ पे एक क्विक सी ओवरव्यू लेंगे, क्विक सी रिविजन करेंगे कि कैसे हम फटाफट चैप्टर समझ सकते हैं और ग्रास्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, जैसे कि H2O है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:8। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 1:8 में कंबाइन करते हैं और H2O कंपाउंड या H2O मॉलिक्यूल बनता है। ये वाला लॉ किससे रिजेंबल करता है? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये वाला जो लॉ है जो हमने प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था उससे रिजेंबल करता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ गया कि कौन सा डाल्टन का लॉ है जो इससे मैच करता है, ये सेकेंड लॉ से। तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला जो लॉ है यानी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, ये एग्जैक्टली मैच करता है इससे जो प्राउस्ट का लॉ था। इन अ केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जब वीडियो बनाई थी तो डिटेल में भी हमने ये डिस्कस किया था, अभी ब्रीफिंग से कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे हम ये। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंपाउंड।
एक नंबर और उसके जो एटम्स है दैट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंपाउंड, मतलब कि जैसे कि जब H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही कंबाइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि H2O2 लिख दोगे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बन जाएंगे, या HO2 लिख दोगे। ये चीज फिक्स है कि वाटर मॉलिक्यूल जब फॉर्म होना है तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। ये लॉ कह रहा है, फिफ्थ स्टेटमेंट से प्रूव हो गया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंपाउंड। अब आते हैं आगे नेक्स्ट चीज पे। तो ये हो गए हमारे लॉज। इसके बाद बेसिक चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए कि एटम होता क्या है। ठीक है, ये सिंबल जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ये सिंबल्स पहले यूज होते थे अब नहीं यूज होते। ठीक है, मेन चीजों पे आएंगे हम कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास मैंने एक तरीका भी बताया था एटॉमिक मास लर्न करने का, डबल करके या फिर डबल +1 करके। आप वीडियोस पिछली रेफर कर सकते हैं एटॉमिक मास लर्न करने का तरीका। शॉर्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, IUPAC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अलग अलग एलिमेंट्स के नाम बनाती है और उन्हें अप्रूव करती है। हर एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये अप्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनियन बनी हुई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एक यूनियन है, उस यूनियन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो सारे नेम्स अप्रूव करती है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ये अलग अलग सिंबल्स हैं एलिमेंट के। ठीक है, एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको आने चाहिए। 1 to 20 एटॉमिक नंबर आना चाहिए और 1 to 20 आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। ये चैप्टर पेज 51 NCERT पे दिया हुआ है, वैसे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है लेकिन इस चैप्टर में भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। 1 to 20 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU एकदम ब्रीफ सी चीज बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। 1 AMU क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU is exactly equal to 1/12 of the mass of 1 कार्बन एटम of isotope 12। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप का जो एटम है उसका 1/12 मास, वो होता है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट। पूरी एक वीडियो बना रखी है 1 एटॉमिक मास यूनिट पे मैंने, आप देख सकते हैं अगर रेफर करनी हो तो। शॉर्ट में जाएंगे, इतना बहुत है, 1 AMU की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे जाएंगे, एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या होता है। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जनरली एक एलिमेंट से एटम्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करें एंड दे आर हेल्ड बाय टाइटली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, ये सब एटम्स है। लेकिन जब अलग अलग एटम्स कंबाइन करें और कुछ नया कंपाउंड फॉर्म करे तो उन कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि क्या, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ H2O, तो H2O क्या बना? हमारा मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म NH3, इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ? हमारा मॉलिक्यूल हुआ। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स में क्या फर्क हुआ? एटम सिमिलर कुछ भी हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एटम्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट क्लियर हुई हमारी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम की अलग अलग एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी समझ लेते हैं। एटॉमिसिटी वर्ड का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी वर्ड का मतलब है कि कितने एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब हम लिखते हैं तो H2 लिखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन लिखते हैं तो N2 लिखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी क्या हुई? यहाँ कितने नाइट्रोजन कंबाइन हुए? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 2 नाइट्रोजन कंबाइन हुए। यहाँ इसकी एटॉमिसिटी अगेन क्या हुई? 2। हाइड्रोजन में यहाँ इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 2। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले, क्लोरीन केस, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 होता है तो यहाँ भी एटॉमिसिटी 2 होगी। ठीक है, तो एटॉमिसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर एक और दूसरा एलिमेंट की बात करें, आर्गन, आर्गन में आर्गन के आगे यहाँ 1 या 2 नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता। इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि यह आर्गन सिंगल है, मतलब आर्गन के साथ कुछ एटॉमिसिटी कुछ है नहीं। जब कुछ भी एटॉमिसिटी नहीं है तो हम बोलेंगे कि 1 है एटॉमिसिटी, राइट। जब कोई भी एलिमेंट आगे नहीं लिखा तो हम बोलेंगे एटॉमिसिटी 1 है।
तो इसके बेसिस पे एलिमेंट्स बने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई, टेट्रा। यहाँ एक एक करके मैं लिख देती हूँ। मोनो का मतलब हो गया जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो। फिर उसके बाद आया डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब वो एलिमेंट जिनकी एटॉमिसिटी 2 हो, ठीक है। डाई के बाद वर्ड आता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी 3 हो। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक वर्ड का मतलब हुआ कि एटॉमिसिटी 4 हो। ऐसे ही चलता रहता है। और जब एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक वर्ड का मतलब है कि एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो हम पॉली एटॉमिक वर्ड का यूज करते हैं। जब 2 से ज्यादा एटॉमिसिटी हो, यानी जब 3 हो, 4 हो, तब भी हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक वर्ड का मतलब ये है कि 2 से ज्यादा कुछ भी नंबर हो तो हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो आर्गन क्या है? मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटॉमिसिटी है। हीलियम भी मोनो एटॉमिक है, इसकी एटॉमिसिटी 1 है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन O2 लिखते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन H2 लिखते हैं तो डायटोमिक हुआ। नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, डायटोमिक हुआ। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, डायटोमिक हुआ। फास्फोरस का सिंबल होता है P4, ठीक है। फास्फोरस का सिंबल होता है P4। जब 4 कंबाइन कर रहे हैं तो वर्ड क्या आएगा? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक या फिर आप पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो। यहाँ पे अगर फास्फोरस को पॉली एटॉमिक बोला जाए तो भी गलत नहीं है, क्योंकि पॉली वर्ड का मतलब हुआ मोर देन 2, 2 से ज्यादा कोई भी नंबर होगा तो पॉली भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। अब सल्फर, सल्फर में क्या है? सल्फर को पॉली एटॉमिक क्यों बोला? क्योंकि सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है, बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसलिए हमने बोल दिया पॉली एटॉमिक, ठीक है। जिसकी एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा हो तो हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक। इसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। आयंस क्या होते हैं? आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज। नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर बेसिकली नथिंग बट चार्ज स्पीशीज। 2 चार्जेस होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अगर प्लस चार्ज हो तो वर्ड आ जाता है कैटायन, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज हो तो वर्ड आ जाता है एनायन, ठीक है। प्लस चार्ज हो वर्ड आएगा कैटायन, माइनस चार्ज हो वर्ड आएगा एनायन, ठीक है। अब प्लस चार्ज जो होता है वो कैसे फॉर्म करता है? जब एटम्स लूज करते हैं, और माइनस चार्ज जब फॉर्म होता है जब एटम्स गेन करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये ऑपोजिट है। जब एटम्स लूज करते हैं तो प्लस चार्ज आता है, और एटम्स गेन करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम। अब ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रखा होगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें मैंने समझाया था सोडियम क्या है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, उसकी भी मैं वीडियोस बना दूंगी आगे। सोडियम की एटॉमिसिटी, सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8,1। ये चीज नेक्स्ट उसमें है, नेक्स्ट चैप्टर में है, अभी बता रही हूँ बस। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो चार्ज क्या आएगा? प्लस, ठीक है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर चार्ज आया +1, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो चार्ज आता +2, ठीक है। ऐसे अब क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज क्यों है? क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ठीक है। जब अभी आपको कितना ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो चार्ज आता है माइनस, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो चार्ज आता है प्लस। बस इतनी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लस चार्ज होता है तो कैटायन वर्ड होता है, माइनस चार्ज होता है तो एनायन वर्ड होता है। बस इतनी चीज आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये हो गए हमारे आयंस का पार्ट क्लियर, कैटायन और एनायन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है इस चैप्टर में कि वैलेंसी वर्ड का मतलब क्या है? वैलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने बोला अभी Na के ऊपर +1 चार्ज आया तो इसकी वैलेंसी क्या होएगी? इसमें क्या है? पहले इसके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी ऊपर लिखा था 281 थी, ठीक है। पहले सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, तो वैलेंसी क्या हुई? आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, तो वैलेंसी क्या हुई? 1 हुई, ठीक है। आउटरमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हुए उतनी उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर एक दूसरा एलिमेंट ले लूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 285 लिखूँ, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी होएगी 5। वैलेंसी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, डू नॉट वरी, इतनी टेंशन नहीं लेनी है हम लोगों को।
हमको बस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, डिटेल में वापस आगे आएगी, ठीक है। तो चैप्टर्स जो है जो अभी हो चुके हैं वो आगे आएंगे वापस, ठीक है। जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो रिलेटेड ही है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, वापस ही हम फोर्थ चैप्टर में वापस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलेज, ठीक है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया 1 to 20 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो आपने क्या लिखा, हाइड्रोजन, आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन H2O का फॉर्मूला लिखना है, या फिर कोई भी सिंपल सी चीज ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का आपने फॉर्मूला लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सोडियम, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोराइड उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, क्रॉसओवर रूल लगाया, NaCl फॉर्मूला बना। बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे मैंने पिछली वीडियोस में, डिस्कस कर चुकी हूँ ये वाली चीज, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ये टेबल है सारे चार्जेस की, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। टेबल आप रेफर कर सकते हैं, और इससे ये टेबल जब आपको लर्न होगी तो आपके जल्दी बनेंगे। जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन मैं पूछूं कि लेट सपोज मैं बोल रही हूँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे, तो सोडियम ये रहा, मैंने मार्क कर दिया, और कार्बोनेट ये रहा। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, +1, कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज है, CO3 2-, ठीक है। यहाँ पे इसका चार्ज लिख लेंगे +1 2-, क्रॉसओवर रूल लगाया, बना ये Na2, Na के ऊपर अभी 2 आएगा, CO3, ठीक है। तो Na2CO3 फॉर्मूला बना। ऐसे ही कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपने बनाना है तो जब तक टेबल लर्न नहीं है तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम, चलो क्लोराइड ही ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको फॉर्म करना है, मैग्नीशियम ये रहा, क्लोराइड ये रहा। कैसे लिखोगे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज है, +2, क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज है, -1। कैसे करोगे, +2 -1 यहाँ नीचे लिखोगे, इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, बनेगा क्या, ये MgCl2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग केमिकल फॉर्मुलेज बनते हैं, ठीक है, डिटेल में हम बता चुके हैं पहले ही। ये हो गया केमिकल फॉर्मुलेज वाला पार्ट कंप्लीट। लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। इसका सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट टाइम में मोल कंसेप्ट में समझाया था और दोबारा समझा रही हूँ, N = W/m = N/N0। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस फॉर्मूले से क्लियर ना होता हो, ठीक है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, ठीक है। मोल कंसेप्ट का ये वाला आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो के नीचे, आप वहां से देख सकते हैं। मोल कंसेप्ट पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि MCQ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो उन पे बात करते हैं। मैं क्वेश्चंस निकाल रही हूँ, ये हमारे MCQ क्वेश्चंस रहे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अटेम्प्ट करने की खुद कोशिश करना, अगर अटेम्प्ट हो रहे हो तो वेल एंड गुड, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया कि एटॉमिसिटी 1 होगी, अभी पीछे पड़ा हुआ था। मोनो एटॉमिक एटॉमिसिटी 1, तो क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। ऑब्वियसली एलिमेंट जो होगा हमारा क्या होगा, मोनो एटॉमिक है, तो हाइड्रोजन तो H2 होता है, हीलियम He होता है, नाइट्रोजन N2 होता है और आर्गन Ar होता है, ठीक है। तो बाय चांस ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसमें 2 मोनो एटॉमिक है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन में एक ही आंसर करेक्ट होना चाहिए, बट बाय चांस इस क्वेश्चन में 2 आंसर करेक्ट है। हीलियम और आर्गन दोनों ही मोनो एटॉमिक हैं। मोनो एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी 1 है इनकी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2, बाकी दोनों की एटॉमिसिटी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब देखो ओजोन जो होता है, आपको ध्यान होगा ओजोन का स्ट्रक्चर O3 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है। तो वो पूछ रहे कितने एटम्स प्रेजेंट है ओजोन में, यहाँ कितने लिखे हैं 3, तो एटम्स कितने होंगे 3। अगर पूछते व्हाट इज द एटॉमिसिटी तो क्या वर्ड लिखते हैं आप, ये ट्राई एटॉमिक। एटॉमिसिटी पूछते कितनी एटॉमिसिटी तो आप बोलते ट्राई एटॉमिक, ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। कौन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात। अब बाकी दोनों में से देख लेते हैं। केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, या कोई भी एटम होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका 2 लिखना 3 लिखना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जनरली H2, Cl2, या तो ये किसी और के साथ कंबाइन करते हैं, या H2O, ठीक है, किसी और के साथ कंबाइन करते हैं, या फिर कई बार ऐसे होता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, जैसे He हो गया या फिर आर्गन हो गया, यानी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ आंसर आएगा बोथ A एंड B। ठीक है, दोनों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एटम्स तो करते ही करते हैं, और मॉलिक्यूल्स कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल्स वो वाले जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटॉमिसिटी 1 होती है। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको आनी चाहिए, क्या होती है बताओ भाई, कोशिश करो। 6.011 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 23, यहाँ पे हो गई थोड़ी सी गलती, ये देखो ध्यान से देखना, 6.011 यहाँ लिखा हुआ है 6.00 लेकिन 10 टू पावर माइनस 23, तीसरा लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ये तो 3.011 तो होगा नहीं, आंसर होगा सी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगाड्रो नंबर की ये वैल्यू होती है। आई होप आपको लर्न हो, ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूलेज निकालने तो आपको तब समझ आएंगे जब आपको इनकी वैलेंसी पता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है +3, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है OH-, क्रॉसओवर रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका चार्ज इसके पास और इसका इसके पास, तो वैलेंसी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा AlOH3, AlOH होल थ्राइस। ठीक है, इसका Al1 होगा, 1 हम लिखते नहीं है, OH3, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, जब हमें सोडियम और क्लोरीन दोनों का इंडिविजुअल मास पता है। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम के ऊपर मास होता है 23, क्लोरीन के ऊपर होता है 35.5, दोनों को आप ऐड कर देंगे, टोटल मास आ गया 58.5। इजी है, बस दोनों का आपको इंडिविजुअल पता होना चाहिए, 1 to 20 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस होंगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, मैं कह रही थी इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवॉइजर ने दिया था, ध्यान रखना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लुईस प्राउस्ट इसने दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, ध्यान रखना इन तीनों चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which postulates of Dalton's atomic theory is similar to that of law of constant proportions। कौन सा postulate है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से रिजेंबल करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। तो डाल्टन का कौन सा लॉ था, देख लो भाई एक बार, atoms are indivisible particle, ये तो गलत हो गया, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड, एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ये भी गलत है। फोर्थ देखो, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, एग्जैक्टली यही चीज है, हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो भी यही कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। या फिर एक तरह के जैसे मैंने बताया था H2O मॉलिक्यूल है, इसमें 1:8 में ही कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही है, तो ये चीज फिक्स रहती है हमेशा। ठीक है, ये रेशो फिक्स रहता है, तो ये वाला पॉस्टुलेट है, फोर्थ पॉस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा जब आपको पूरा मोल कंसेप्ट क्लियर है। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस आउट मत करना। अब देखो करेंगे क्या, मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, m = W/m = N/N0, इन्हीं में से कुछ लगेगा। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पूछा है मतलब मॉलिक्यूल्स इससे डिनोट करते हैं, आपसे ये पूछा हुआ है
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये 9 ग्राम्स क्या दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है वाटर का, मतलब आपको W पता है कितना, 9 ग्राम्स, और आपको M पता ही है वाटर का, वाटर H2O होता है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, तो ये होगा 18 ग्राम्स। मैंने कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 18। तो यहाँ लिखूंगी M की वैल्यू 18, N0 की वैल्यू अभी हमने देखी, N0 की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, W/M = N/N0। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना है, W 9 है, N 18 है। ठीक है, N हमें निकालना है और N0 की वैल्यू 6.022 × 10⁻23। कुछ भी नहीं करना, इसके आगे बस सॉल्व करना है, ये इधर जाएगा 9/18 × 6.022 × 10⁻23। सॉल्व करोगे आप इसको, ये 2 होता है, 2 से कैंसिल होगा, मतलब ये 3 से 3.011 होगा, तो N की वैल्यू आएगी 3.011 × 10⁻23। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं थ्योरी में भी और कभी कभार न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं। व्हाट इज 1 AMU? अभी हमने पढ़ा AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या यूनिट क्या होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम? नो। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो कोई मेंशन नहीं था और ना ही ऑक्सीजन का मेंशन था। तो 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप 12, यानी कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास होता है उसका 1/12। अच्छा, ये भी पूरा नहीं लिखा हुआ, एग्जैक्टली कैसे लिखा होना चाहिए, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप 12, ये होता है 1 AMU, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप 12। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaHCO3। आपको इसको फॉर्मूला यूनिट मास यानी मॉलिक्यूलर मास से निकालना है, सेम बात है। क्या करेंगे, सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ 16 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 कर दूंगी, 16 3 × 48 होता है तो प्लस 48। कुछ भी नहीं करना, चारों को ऐड कर देना है। आप इसे ऐड करेंगे, 10 हो गया, 13 14, ठीक है, और ये होगा 8। तो आंसर क्या आया, 84। कुछ भी नहीं किया मैंने, NaHCO3 का मास निकालना था मुझे, मैंने इंडिविजुअली एटॉमिक मास लिया और उसके बाद उन सब एटम्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर करो, कोई भी डाउट्स है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। सो अंटिल देन टेक केयर एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू देयर।